एक खुफिया जापानी ग्रुप फिलीपींस में एक आदमी को पकड़ लेती है। वो उसे भेड़िए जैसा बनाने के लिए जमीन के नीचे एक खतरनाक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि यह अजीब प्रयोग सच में सफल हो जाता है और इस तरह एक क्रूर और ताकतवर बायो इंजीनियर्ड इंसान तैयार किया जाता है। शुरुआत में जापानियों को लगता है कि वे इस किलिंग मशीन को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अचानक उसमें एक खतरनाक जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन के बाद वह सिर्फ खून का प्यासा ही नहीं बल्कि पूरी तरह बेरहम बन जाता है। उसे अब किसी इंसानी नियम या ह्यूमन राइट्स की कोई परवाह नहीं रहती। वह इतनी तेजी से हमला करता है कि गोलियां भी उसके सामने धीमी लगती हैं। कुछ ही पलों में वह दर्जनों सैनिकों को बेरहमी से खत्म कर देता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि लोगों को मारना उसके लिए सब्जी काटने जैसा आसान हो जाता है। वह दीवारें भी तोड़ देता है और कुछ ही सेकंड्स में हर चीज को तबाह कर देता है। हालात बिगड़ते देख डॉक्टर किसी तरह उसे एक बेस के अंदर बंद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह उसे भी गोली मार देता है। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ती है, जहां फिलीपींस में पकड़े गए साउथ कोरियन खतरनाक अपराधियों के एक ग्रुप को समुद्र के रास्ते वापस साउथ कोरिया ले जाया जा रहा है। यह अपराधी इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें संभालने के लिए 20 से ज्यादा सीनियर डिटेक्टिव्स को भेजा जाता है। अब चेकिंग के दौरान ऑफिसर ली एक टैटू वाले कैदी को बुरी तरह पीटता है। दरअसल दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी होती है। जब भी ली को गुस्सा आता है वह अपना गुस्सा उसी पर निकालता है। उस कैदी का नाम पार्क झोंग है, जो पहले कई लोगों को मार चुका है और एक गंभीर अपराध के लिए उसे सजा भी मिलने वाली है। उसी दौरान एक और कैदी दिखता है जो बहुत शांत और मासूम लगता है, जिसका नाम जैक होता है, लेकिन असल में वही सबसे खतरनाक इंसान होता है। हालांकि अभी तक किसी को इस बात का पता नहीं होता। उनके साथ एक डॉक्टर और एक नर्स भी जहाज पर मौजूद होते हैं, जिन्हें भी उनके साथ साउथ कोरिया जाना होता है। सभी अपराधियों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जाता है और हथकड़ियों में जकड़ दिया जाता है। ऑफिसर ली सबको चेतावनी देता है कि अब वे कोरिया के लिए निकलने वाले हैं और अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। अब कैप्टन के आदेश पर जहाज धीरे धीरे बंदरगाह से निकल जाता है। किसी को अंदाजा नहीं होता कि यह सफर जल्द ही एक डरावना और खौफनाक हादसा बनने वाला है। मेडिकल रूम में डॉक्टर और नर्स को एक साथ रखा जाता है। डॉक्टर चालाकी से नर्स की लापरवाही का फायदा उठाता है और चुपके से अपने बैग में कुछ इंजेक्शन छिपा लेता है और धीरे धीरे जहाज के बेसमेंट की ओर चला जाता है। डॉक्टर एक सीक्रेट मैप की मदद से जहाज के एक ऐसे हिस्से में पहुंचता है जिसके बारे में बाकी लोगों को कोई जानकारी नहीं होती। वहाँ कुछ लोग एक बॉडी की रखवाली कर रहे होते हैं जिसका नाम अल्फा होता है। वह बेहोश होता है और उसे ऑक्सीजन दी जा रही होती है। साफ है कि उसे जबरदस्ती जिंदा रखा गया है। जैसे ही वह उसका मुंह खोलता है अंदर उसे कीड़ों का झुंड दिखाई देता है। यह देखकर वह घबरा जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए वह उसके शरीर में नींद की दवा इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद वह जल्दी से वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ कैदियों को खाना दिया जाता है। ज्यादातर कैदी खाने पर टूट पड़ते हैं, लेकिन पार्क जोंग शांत बैठा रहता है। तभी पता चलता है कि उसने अपने मुंह में एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा छिपा रखा है। मौका मिलते ही वह उसे निकालता है और धीरे धीरे अपनी हथकड़ी खोलने लगता है। पास बैठा एक और कैदी यह सब देख लेता है और उसे भी उम्मीद होने लगती है कि शायद वे यहाँ से भाग सकते हैं। इसके बाद वह वहीं तार अपने साथी की तरफ फेंक देता है और खुद ऐसे दिखाता है जैसे अब भी बंधा हुआ हो। उधर जहाज के किचन में काम कर रहे कुछ लोग चुपके से कैदी के ताले खोल देते हैं। फिर वे सब मिलकर एक कमरे में जाते हैं जहाँ बहुत सारे हथियार रखे होते हैं। वे हथियार उठाकर चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं। तभी खुलासा होता है कि कुछ दिन पहले उन्होंने असली स्टाफ को मारकर उनकी जगह खुद ले ली, यानी पूरा ऑपरेशन पहले से प्लान किया गया था। अब टोपी वाला आदमी और उसका गैंग बाहर निकलते हैं और गलती से पुलिस वालों के सामने आ जाते हैं। तभी एक आदमी गलती से अपना सूटकेस स्टील प्लेट से टकरा देता है, जिससे आवाज हो जाती है। इस आवाज से 3 पुलिस वालों का ध्यान उनकी ओर चला जाता है। उनका लीडर झूठ बोलकर सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है, लेकिन एक पुलिस वाले की नजर उनकी बंदूक पर पड़ जाती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। टोपी वाला आदमी तेजी से अपनी तलवार निकालता है और हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। वे पुलिस वालों को खत्म कर देते हैं और उनकी लाशों को कोल्ड स्टोरेज में छिपा देते हैं। लाशों का खून धीरे धीरे बहकर नीचे सीवर में जाने लगता है। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि यही सब आने वाले खौफनाक हादसे की शुरुआत है। इसके बाद वे 2 टीमों में बंट जाते हैं। एक टीम अपने लीडर पार्क को छुड़ाने जाती है, जबकि टोपी वाला आदमी बाकी 2 लोगों के साथ ड्राइवर केबिन की तरफ बढ़ता है। वे दरवाजा खोलते ही अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स पर गोली चला देते हैं। 2 लोग वहीं ढेर हो जाते हैं। अब सिर्फ 2 लोग जिंदा बचते हैं जो इस जहाज को चला सकते हैं। फिर एक आदमी कम्युनिकेशन सिस्टम काट देता है। टोपी वाला आदमी रेडियो को गोली मारकर तोड़ देता है और एक साथ ही ऊपर जाकर रडार सिस्टम भी बंद कर देता है। कुछ ही पलों में जहाज का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट जाता है, जिससे जहाज की लोकेशन कोरिया में दिखना पूरी तरह से बंद हो जाती है। यह देखकर कैप्टन लाउ तुरंत आदेश देता है कि सैटेलाइट सिग्नल रिसेट किया जाए, जिससे जहाज की लोकेशन दोबारा से देखी जा सके। दूसरी तरफ पार्क के साथ मौजूद एक कैदी अपनी हथकड़ी खोलने में लगा हुआ था, लेकिन उसी दौरान उसका हाथ गलती से एक पाइप से टकरा जाता है, जिससे आवाज होती है। आवाज सुनकर एक पुलिस अफसर वहां आ गया। जब उसने देखा कि एक कैदी ने ताला तोड़ दिया है तो वह तुरंत एक्शन में आ गया, लेकिन उसी समय पार्क ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। उसने उसे बुरी तरह पीटा और फिर उसका सिर फोड़कर उसकी जान ले ली। पार्क के दूसरे साथी भी ऑफिसर्स को मारते हुए सेल्स तक पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने इतना खून खराबा मचाया कि उसकी कोई लिमिट नहीं थी। दूसरी तरफ एक कमरे में ऐश नोटिस करती है कि वॉकी टॉकी पर कोई जवाब नहीं आ रहा। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वह बाहर जाकर हालात देखने का फैसला करती है। कमरे में बंद महिला कैदी अभी भी उसका मजाक उड़ा रही होती है, लेकिन ऐश उसे नजरअंदाज कर बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर आती है उसकी टक्कर कैप्टन से हो जाती है। उसी समय एक ऑफिसर कॉकपिट के ऊपर एक अजनबी को देखता है जिसके हाथ में एक खतरनाक कुल्हाड़ी होती है। वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह तेजी से केबिन की तरफ भागता है और अब
जहाज पर असली तबाही शुरू होने वाली है। जब ली और उसकी टीम दरवाजा खोलते हैं तो सामने टोपी वाला आदमी खड़ा मिलता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि उसकी पहचान खुल चुकी है और वह बिना समय गंवाए ली पर हमला कर देता है। ली भी पीछे नहीं हटता, वह उसे पकड़कर जोर से हैच पर पटक देता है। एक ऑफिसर तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर उस आदमी पर तान देता है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि कमरे के कोने में 2 और हमलावर छिपे हुए हैं। अचानक गोलियां चलती हैं और माहौल पूरी तरह से खून खराबे में बदल जाता है। इस गोलीबारी में एक पुलिस वाला मारा जाता है। ली देखता है कि उनकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता और खड़े होकर जवाबी फायरिंग करता है। दोनों पक्ष जल्दी जल्दी रीलोड करने के लिए झुकते हैं। टोपी वाला आदमी अपने साथी को रुकने का इशारा करता है और खुद कवर देने के लिए फिर से फायरिंग शुरू करता है। जैसे ही वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ऐश साइड से उसके पैर में गोली मार देती है। इससे उसकी पोजीशन खुल जाती है। मौका देखकर ली भी झांकता है और लगातार गोलियां चलाता है, जिससे वह हमलावर वहीं गिर जाता है। अब टोपी वाले आदमी के पास भी गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। तभी उसकी नजर कोने में छिपे एक इंसान पर पड़ती है। वह तुरंत उसे पकड़कर होस्टेज बना लेता है और कैप्टन ली से हथियार डालने को कहता है। मजबूर होकर कैप्टन ली अपनी बंदूक नीचे रख देता है, लेकिन तभी ऐश दूसरी तरफ से छलांग लगाकर टोपी वाले आदमी पर टूट पड़ती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। मौका मिलते ही कैप्टन ली और बाकी लोग फिर से अपनी बंदूकें उठा लेते हैं और टोपी वाले आदमी को गोली मार देते हैं। उसकी मौत के साथ ही यह मुठभेड़ खत्म होती है। ऐश पायलट के पास जाती है जो बहुत डरा हुआ है, लेकिन वह उन्हें बताता है कि इंजन रूम में एक सैटेलाइट फोन रखा है जिससे वे कोरिया बात कर सकते हैं। अब पूरी टीम के साथ बेसमेंट की तरफ दौड़ता है। एक तरफ पुलिस को लगता है कि क्रिमिनल उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है और दूसरी तरफ क्रिमिनल को लगता है कि पुलिस उनकी जान की दुश्मन है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि असली खतरा नीचे उनका इंतजार कर रहा है। कोल्ड स्टोरेज से बहता हुआ खून धीरे धीरे पाइप से होते हुए अल्फा के ऊपर गिरता है। खून की गंध महसूस करते ही वह जाग जाता है, यानी असली खतरा अब सामने आने वाला है। इस दौरान पार्क अपने लोगों के साथ इंजन रूम की तरफ बढ़ता है। दरअसल पार्क का इरादा इस शिप पर अपना कब्जा जमाने का होता है, इसीलिए वह भी बेसमेंट की तरफ जाता है, जिससे आखिर सैटेलाइट फोन को तोड़ सके और रास्ते में वहां काम कर रहे सभी व्यक्ति को बिना रुके मार देता है। जैसे ही वे इंजन रूम में घुसते हैं, वे बचे हुए लोगों को भी खत्म कर देते हैं और सैटेलाइट फोन भी तोड़ देते हैं। अब इस शिप के पास किसी से कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी चीफ इंजीनियर डर कर कहता है, मेरे बिना शिप नहीं चल सकता। यह सुनकर सभी कैदी हंसने लगते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हुए वे कहते हैं, तुम्हारे साथी भी मरने से पहले यही कह रहे थे। पार्क उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जैक उसे रोक लेता है और कहता है कि अब बहुत हो गया। अब इन दोनों के बीच लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी ली अपनी बची हुई टीम के साथ सभी कैदियों को चारों तरफ से घेर लेता है। इसके बाद दोनों ग्रुप्स के बीच बहुत ही डरावनी लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई किसी का गला काट रहा है तो कोई किसी का सिर फोड़ रहा है और चारों ओर बस खून ही खून होता है, मानो सभी खून की होली खेल रहे हों। इसी अफरा तफरी में एक आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अल्फा अचानक आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। अल्फा उसे इतनी जोर से लात मारता है कि उसके शरीर के हिस्से टूटकर चूर चूर हो जाते हैं। यह देखकर सब अपनी आपसी लड़ाई भूल जाते हैं और बस उस राक्षस को देखते रहते हैं। अल्फा एक एक करके सबको ऐसे देखता है जैसे उन्हें स्कैन कर रहा हो। उसकी आंखें नहीं होती, लेकिन वह थर्मल इमेजिंग से हर किसी की लोकेशन महसूस कर सकता है। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता है और पूरा माहौल खौफ से भर जाता है। तभी चश्मा पहने एक आदमी गुस्से में उस पर झपटता है, लेकिन अल्फा उसका हाथ पकड़कर एक झटके में तोड़ देता है और फिर चाकू उठाकर लोगों को ऐसे काटने लगता है जैसे कोई कसाई जानवरों को काटता है। ऐसा लगता है जैसे वह सिर्फ कत्लेआम के लिए ही बना हो। गोलियां चलती हैं, हथियार चलते हैं, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं होता। अब पार्क को भी समझ आ जाता है कि यह दुश्मन अलग है, लेकिन फिर भी वह उस पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाता है, लेकिन अल्फा को एक खरोच तक नहीं आती, बल्कि उसके घाव बहुत तेजी से भर रहे थे, जिससे उसे मारना और भी मुश्किल हो रहा था। बाकी लोग किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले, लेकिन अल्फा ने पार्क का पीछा करना नहीं छोड़ा। अब दोनों आमने सामने खड़े, लेकिन पागल पार्क को अब भी समझ नहीं आया कि अल्फा को हराना उसके बस की बात नहीं है। अल्फा एक भारी हथौड़े से उसके दोनों हाथ तोड़ देता है और फिर उसी हथौड़े से बार बार मारता है, जिससे उसका सिर पूरी तरह कुचल जाता है। इसके बाद अल्फा सीधे कैप्टन की ओर बढ़ता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। अब कैप्टन की जान खतरे में होती है। तभी जैक अचानक खंजर लेकर आगे आता है। वह अल्फा के कपड़े फाड़ता है और उसकी छाती पर बने नंबर को देखता है। वह हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्फा उसे कोई मौका नहीं देता। दोनों के बीच एक खतरनाक और तेज लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक की फाइटिंग स्किल्स देखकर साफ लगता है कि वह भी कोई आम इंसान नहीं है। किसी तरह वह कैप्टन को बचाकर पीछे हटने में कामयाब हो जाता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत है। उधर कमांड सेंटर में आखिरकार सैटेलाइट सिग्नल के जरिए जहाज का लोकेशन मिल जाता है। वे झूम करके जहाज की तस्वीरें देखते हैं और डेक पर फैले खून के धब्बे साफ नजर आते हैं, जो यह साबित करते हैं कि जहाज अब एक तैरता हुआ मौत का मैदान बन चुका है। तो कैप्टन लाओ पार्क तुरंत अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करता है, लेकिन मदद मिलने के बजाय सीनियर्स सारा दोष उसी पर डाल देते हैं। उसे तुरंत हेलीकॉप्टर से मौके पर जाने का आदेश दिया जाता है। गुस्से में लाओ पार्क फोन पटक देता है और केबल बॉक्स को तोड़ देता है। तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। लाओ पार्क खुद भी अल्फा ही की तरह एक सुपर ह्यूमन होता है। पास में नर्स को अपने केबिन के बाहर जोर जोर से धमाके की आवाजें सुनाई देती हैं। वह थोड़ी डर जाती है, लेकिन डॉक्टर के रोकने के बावजूद वह धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वह बाहर झांकती है, अल्फा उसे गर्दन से पकड़ता है और इतनी जोर से दबाता है कि उसके गले की नसें फट जाती हैं। यह डरावना सीन देखकर डॉक्टर की आंखें हैरानी से खुली रह जाती हैं। यह देखकर डॉक्टर बुरी तरह डर जाता है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर भागता है और बाहर निकलते ही ली और बाकी लोगों से टकरा जाता है। पूछताछ में आखिरकार डॉक्टर सच उगल देता है। वह कहता है कि प्रोजेक्ट अल्फा एक जापानी कंपनी का चलाया हुआ एक गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट था। शुरुआत में इस
इस कंपनी ने दावा किया था कि वह एक ऐसी गोली बना रही है जिससे इंसान कई सालों तक जवान रह सकते हैं, लेकिन इसकी आड़ में वे सुपर ह्यूमन हथियार बना रहे थे। वह बताता है कि वह सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा था। उसका काम हर 6 घंटे में अल्फा को नींद की दवा देना था। अब टीम को उस जगह का भी पता चल जाता है जहां अल्फा पहले रखा गया था। वे तुरंत बेसमेंट की ओर भागते हैं ताकि अल्फा को रोकने का कोई तरीका ढूंढ सके। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां तैनात गार्ड पहले ही मारा जा चुका है। ऐश को एक फाइल मिलती है जिसमें अल्फा की पूरी जानकारी होती है। फाइल पढ़कर सब हैरान रह जाते हैं। उसका जन्म 1911 में हुआ था और वह आज तक जिंदा है। 1943 में उसे जबरदस्ती युद्ध में झोंका गया और बाद में जापानियों ने उसे पकड़कर एक खतरनाक हथियार में बदल दिया। वह इंसानों के शरीर की गर्मी और खून की गंध से उत्तेजित होकर हमला करता है। इसी बीच जहाज के अलग अलग हिस्सों में वह पागलों की तरह लोगों को मारता जा रहा होता है। उसी समय लाओ पार्क अपने आदमियों के साथ जहाज पर पहुंचता है और उतरने से पहले उसके सभी आदमी खुद को सुपर सोल्जर इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी देर के लिए जबरदस्त ताकत मिलती है। इधर ली किसी तरह अल्फा से अपनी जान बचाते हुए किचन में पहुंच जाता है। वो दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और महिला कैदी को फ्रीजर के अंदर छिपने के लिए कहता है। कुछ देर बाद अल्फा दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। उस पर लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन गोली का कोई असर नहीं होता। अल्फा उसे उठाकर पटक देता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह अल्फा के हाथ में चाकू घोंप देता है। अल्फा उस पर बेरहमी से हमला करता रहता है, लेकिन ली तब तक पीछे नहीं हटता जब तक वह अल्फा का हाथ पूरी तरह से काट नहीं देता। लेकिन आखिर में अल्फा उसे जोर से लात मारता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और वह वहीं मर जाता है। उसी समय फ्रीजर के अंदर छिपी महिला कैदी की हल्की सी आवाज आती है, जिसे अल्फा सुन लेता है। डर के मारे वह लाशों के बीच मरने का नाटक करने लगती है। अल्फा अंदर आता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वह अपने शिकार को शरीर की गर्मी से महसूस करता है और फ्रीजर के अंदर इतनी ठंड होती है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। तभी बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और अल्फा का ध्यान भटक जाता है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में लाओ पार और उसकी टीम वहां पहुंचती है। वे अंदर आते हैं और उस महिला को देखते हैं जो अब भी मरी होने का नाटक कर रही होती है। लाओ पार की टीम को देखकर उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है। वह उन्हें पूरी घटना के बारे में बताने लगती है कि जहाज पर एक पागल राक्षस घूम रहा है जो सबको मार रहा है। तभी लाओ पार्क उसे गोलियों से भून देता है क्योंकि उसका मकसद किसी को बचाना नहीं बल्कि अल्फा को मारना होता है। इसके बाद उसने जैक के साथियों को भी खत्म कर दिया। फिर उसका सामना जैक से हुआ। तभी पता चला कि लाओ और जैक एक दूसरे को पहले से जानते थे। जैक के सीने पर भी वही नंबर था जो अल्फा के शरीर पर था, जिससे साफ हो जाता है कि जैक भी सुपर ह्यूमन है। अब कहानी हमें अतीत में ले जाती है। कई साल पहले लाओ के ग्रुप ने कई लोगों को किडनैप किया था और उन पर जबरदस्ती खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उनके सारे प्रयोग असफल रहे। सिर्फ एक इंसान बचा था और वो था जैक। इसका मतलब था कि उसी पर किया गया एक्सपेरिमेंट सफल हुआ था, लेकिन जैक किसी तरह लाओ के चंगुल से भाग निकला और उसने एक नई जिंदगी शुरू की। कुछ समय बाद उसने शादी की और उसका एक प्यारा सा बेटा हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। लाओ को पता चल गया कि जैक जिंदा है। इसके बाद वह उसकी तलाश में कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ गया। एक दिन लाओ जैक के घर में घुस जाता है और उसकी पत्नी और बेटे को मार डाला। इस घटना ने जैक को अंदर से तोड़ दिया। वह इतना बदल गया कि उसने अपना रूप और पहचान दोनों बदल ली। वह एक क्रिमिनल बन गया, सिर्फ एक मकसद के लिए, लाओ से बदला लेने के लिए। वापस वर्तमान में अचानक अल्फा वहां आ जाता है और लाओ और जैक दोनों पर हमला कर देता है। हालात और खतरनाक हो जाते हैं। तभी लाओ एक स्पेशल इंजेक्शन लेता है जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब वह अल्फा का सामना करने के लिए तैयार था। कुछ ही देर में वह अल्फा को हरा देता है और उसका गला काट देता है। इसके बाद वह जैक के सामने आता है। लाओ हंसते हुए उसे उसके अतीत की सबसे दर्दनाक बात याद दिलाता है कि कैसे उसने उसके छोटे बेटे को मारा था। यह सुनकर जैक का गुस्सा फट पड़ता है। वह लाओ पर हमला करता है और उसे समुद्र में फेंक देता है, लेकिन वह खुद भी उसके पीछे कूद जाता है। अगले दिन हम एक नए आदमी को देखते हैं जिसे डायरेक्टर कहा जाता है। वह एक सुनसान द्वीप पर लाओ के पुराने प्रयोगों को फिर से शुरू कर चुका है। तभी वहाँ एक बच्चा दिखाया जाता है और चौंकाने वाली बात यह होती है कि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि जैक का बेटा है। असल में लाओ ने जैक के बेटे को मारा नहीं था, उसने उसे इसलिए बचा लिया क्योंकि उस बच्चे में भी जैक की तरह अलौकिक शक्तियां थी। लाओ उसे उठाकर सीधे डायरेक्टर के पास ले गया था। अब सच्चाई सामने आती है। डायरेक्टर भी उसी 1923 के जापानी प्रयोग का हिस्सा था जिसमें अल्फा और डायरेक्टर दोनों को अलौकिक शक्तियां मिली थी। अब डायरेक्टर का मकसद साफ था। वह उन्हीं खतरनाक प्रयोगों को जारी रखना चाहता था और बच्चों को अलौकिक शक्तियों से भरकर एक नई दुनिया बनाना चाहता था। कुछ दिनों बाद एक छोटे से सुनसान द्वीप पर लहरें किनारे से टकरा रही होती हैं। उसी बीच जैक धीरे धीरे समुद्र से बाहर निकलता है। उसका शरीर बुरी तरह घायल होता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जिंदा रहने की जिद साफ दिखती है। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि जैक जिंदा बच चुका है। अब सवाल यह है कि क्या जैक अपने बेटे से मिल पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती।